हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी जीके जीएस की बेहतरीन क्लास दी जा रही है और आपकी सिलेबस से आधारित आपके जो 50 नंबर लगभग आपके हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और साथ में यहाँ पर स्टैटिक जीके, ये सब कवर किए जा रहे हैं। फोकस आपका हो रहा है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर मैथ में कमज़ोर हैं, है ना। हमने कहा भी है कि अगर मैथ में कमज़ोर है तो फिर आपको पूर्णतः जीके जीएस जो आपका है पूरा कवर करना पड़ेगा। और अगर इसमें थोड़ा सा आप वीक हैं तो मैथ में आपको कवर करना पड़ेगा, 2 में 1 कम तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैथ वाले तो फिर आगे निकल जाएंगे। फिर आप कहेंगे वो तो टॉपर हैं और टॉपर आगे रहेंगे। भाई आपको भी टॉपर बनना है ना, और वो तभी हो सकता है जब आप एक क्वेश्चन को मजबूत करेंगे। आप जीके जीएस की क्लास हम आपको डेली 6 बजे देते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता है लेकिन आप लोग नहीं आते हैं। तो भाई टाइम जब निर्धारित कर दिया है हमारी क्लास में तो आप हर एक क्लास देखिए, क्योंकि हर क्लास आपके लिए हम महत्वपूर्ण देते हैं और दमदार क्लास आपको देते हैं, ठीक है ना। तो डेली आइए शाम को 6 बजे। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, राम राम सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा आपसे चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए भाई बताइएगा कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए अर्थशास्त्र, है ना। याद रखिएगा अर्थशास्त्र जो हिंदू धर्म ग्रंथों में ये आपका हिंदू धर्म का एक पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी आपका होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। चलिए जवाब देते हुए चलेंगे और देखिए जवाब भी आ रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, इब्राहिम लोदी और बाबर। याद रखिएगा कि युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 21 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 21 अप्रैल और आपके 1526 को ये युद्ध हुआ था। और देखा जाए तो इस युद्ध में जो अफगान शासक था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और इसमें देखा जाए तो युद्ध में निर्णय क्या हुआ था, दोपहर तक ही ये युद्ध का निर्णय हो गया था और इब्राहिम लोदी जो था बुरी तरह से समाप्त हुआ था, युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे। यहाँ पर जवाब देना है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित हैं। 3 ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन यहाँ पर बनेगा जो कि आपका बी नंबर तुलु वंश था। क्या था, तुलु वंश। दोस्तों याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक थे और इनका जो संबंध है वो आपके तुलु वंश था। क्या, तुलु वंश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों को घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। तो दोस्तों आपको ये बताना है ना, क्या बताना है कि यहाँ पर क्रम जो आपका है पुरातात्विक के अनुसार सबसे अच्छा क्रम इनमें से कौन है। सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे सबसे पहले आता है पुरापाषाण, है ना। मतलब आपका सबसे पहले आएगा पुरापाषाण, फिर मध्य पाषाण, नवपाषाण, हड़प्पा। ये जो ऑप्शन आपका बना है आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा पुरापाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, फिर हड़प्पा सभ्यता। ये क्रम आपका होगा जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। ये हुंडी का तात्पर्य इनमें से क्या है। ये जो आपका हुंडी है ये है क्या, ये आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा साथियों इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पर अगर 5 की बात करते हैं तो दोस्तों ये होता था विनिमय पत्र। क्या होता था, विनिमय पत्र होता था। विनिमय पत्र दोस्तों इसे कहा जाता था। दोस्तों याद रखिए विनिमय पत्र होता था, ठीक है ना। ये व्यापार में ही प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके हैं, बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आपके होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और बम्बई में दोस्तों एक मैदान है और उन्होंने अपने भाषण में अंग्रेजों भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को एक नारा दिया था, करो या मरो, है ना। करो या मरो का नारा यह पर दिया था। तो आप समझेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है
1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह है इसका नेतृत्व जो किया था किसने किया था, यहां पर जवाब देना है। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से देखा जाए तो 50% लोगों के जवाब यहां पर बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा 7 नंबर में। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। दोस्तों 1928 में गुजरात में हुआ था और ये प्रमुख किसान आंदोलन था, है ना। इसमें नेतृत्व जो किया था वो आपके वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर किया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन थे? चलिए, बिल्कुल आपका जवाब यहाँ पर बताना है कि आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या होगा। साथियों, वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, है ना। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं तो भैया आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और जय हिंद जरूर लिखना है, ताकि पता चल पाए कि नहीं आप लोग हमारे इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, है ना। तो आप लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा। ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ठीक है ना। और लाइक शेयर भी आप लोग करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर जवाब आ गया है, सबका जवाब बिल्कुल आया है ना। 50% से ज्यादा आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कब, तो आप कहेंगे सर 21 अक्टूबर, कब 21 अक्टूबर 1943 को, 1943 को दोस्तों आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा 6 जुलाई, कब 6 जुलाई 1944 को, 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम से एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने यह निर्णायक युद्ध कहा था और विजय के लिए उन्होंने आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी मांगी थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 9 का ऑप्शन क्या लॉक किया जाए? चलिए, हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप, है ना, जो मेडागास्कर है। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर भैया मेडागास्कर तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन बी है श्रीलंका। याद रखिएगा कि भैया जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है उनमें दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आपका यहाँ पर श्रीलंका आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर आपका है वो आपका जवाब है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गांधी जी के गाँव, है ना, क्या सर्वोदय का आदर्श था। आदर्श गांव को बताया गया है कि एक आदर्श गांव हो सकता है, लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें होती हैं। इनमें से कौन सी शर्त इसमें से नहीं है? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। आप देख सकते हैं कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए, क्या ये सही है? क्या आप कहेंगे सर नहीं सही है? तो बस यही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी वाला। दोस्तों ये शर्तें गांधी जी ने नहीं दिया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कौन सी बागान फसल नहीं है? अब देखिए 11 नंबर में। अब आप कहेंगे सर 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कॉफी, चाय, काजू, मोटे अनाज। तो ये जो देखिए जो आपका है मोटे अनाज, है ना, याद रखिए जो मोटे अनाज आपके हैं, मोटे अनाज ये श्रेणी में आपका शामिल नहीं है, है ना। बागान में जैसे आपकी काजू है, कॉफी है, चाय है, ये आपके बागानी फसलें होती हैं। तो ऑप्शन जिसका आया है डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है और उनके खाते में पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर तूर दाल, ये क्वेश्चन आपका किसमें पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो भैया तूर दाल आपका कहा जाता है अरहर दाल को कहते हैं। अरहर दाल जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा, अरहर दाल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। अब आप ये बताइएगा कि हवा के वेग और बल को, है ना, बल जो आपका वेग है उसको मापने के लिए करते हैं तो किसका करते हैं? अब आप कहेंगे सर एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है, इसका प्रयोग जो करते हैं वायु के बल और वेग के मापन के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछे थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं तो किसके लिए? आप कहेंगे कि थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। अगर पूछे लैक्टोमीटर है तो लैक्टो शब्द जहां भी लगे तो इसका मतलब है कि दूध से संबंधित है, तो दूध की शुद्धता या अपेक्षित घनत्व आपका हो जाएगा। और स्पीडोमीटर क्या होता है? आप कहेंगे सर स्पीडोमीटर से वाहन की चाल का पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है?
बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। 2021 में जो पेड एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना। यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन या इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये है आपका कौन है, तो आपका डी नंबर भूटान हो जाएगा, भूटान। अगर आपसे पूछे सर भूटान की राजधानी बताइए, तो आप कहेंगे सर भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। क्या है, थिम्पू यहाँ की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे भाई। जीके का मतलब यह हुआ कि हम जीके पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो भी पॉइंट आपके बन सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नहीं तो भैया मॉडल पेपर में स्पीड के साथ तो हम लोग सॉल्व कराते ही कराते हैं, लेकिन अगर जीके पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपके बन सकते हैं उन सभी पॉइंट को यहाँ पर फोकस करते हुए चलना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहाँ है। यहां पर कहेंगे सर गोदावरी नदी जो आपकी है ना, ये दक्षिण भारत की देखा जाए तो सबसे बड़ी नदियों में आती है। दूसरी बात देखा जाए तो गोदावरी नदी की उत्पत्ति हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पड़ता है और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो भैया आपका जो आंसर है 15 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका है कौन, महाराष्ट्र, है ना, सी यहाँ पर ऊपर लिख गया है, यहाँ पर महाराष्ट्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अगला पॉइंट भी आपका काफी अच्छा है। निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, अर्थात एगमार्क जो होता है ये किसके लिए होता है। दोस्तों याद रखिए एगमार्क जो होता है वो किसके लिए होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों भारत में जो कृषि उत्पाद होते हैं, है ना, क्या कृषि या खाद्य उत्पाद होते हैं, उन पर लगाया जाने वाला ये आपका उत्पाद होता है जिसे एगमार्क कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी नंबर है, यहाँ पर दलहन या आप बोल सकते हैं कृषि या खाद्य कह सकते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इको मार्क नहीं कह रहा है, इको मार्क नहीं कर रहा है, इको मार्क अलग होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एगमार्क का मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह होता है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को यहाँ पर प्रमाणित करता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने % है। यहाँ पर बताइए अनुसूचित जाति अर्थात यहाँ पर पूछा गया है एससी के बारे में। तो भैया एससी के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन देंगे 16.6% है, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। पॉलिटी हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ाया, आप देख सकते हैं कि भैया कोई भी मानव है ना, तो उससे जबरदस्ती काम कराने के लिए या उसकी वास्तविक मजदूरी ना मिलने पर, है ना, उसके क्रय विक्रय जो मनुष्य का क्रय विक्रय होता रहता है, ये होता है आर्टिकल नंबर जो आपका है 23वां, है ना, अनुच्छेद 23वां जो होता है मानव को दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध यहाँ पर किया गया है। उनकी बिक्री पर, यहाँ पर बेगारी पर या किसी अन्य प्रकार से जबरदस्ती लिया हुआ श्रम ये ठहराया गया है, ये उल्लंघन आपका है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, ए हो जाएगा। अगर आपसे 24वां पूछता है तो आप कहेंगे सर 24 में क्या है, सिर्फ बालकों के बारे में दिया गया है कि जो बालक 14 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उनको कारखाने या जोखिम कार्य में नहीं लगाया जा सकता है ना। ये कहता है कौन, ये कहता है आर्टिकल नंबर आपका 24 कहता है। ठीक है ना भाई। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 26 क्या है, तो आप कहेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ये आपके आर्टिकल नंबर 26 में। और 32वां आपका अनुच्छेद क्या है, तो आप कहेंगे इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है कौन, सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया था। वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया है, जवाब देना है कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवा जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था। वीडियो भाई लाइक शेयर करते हुए चलेंगे भाई, अगर कुछ भी सीख रहे हैं थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा होगा। हम मानते हैं कि भाई आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ शायद ना पसंद आता हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप क्लास में जुड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप सीखते होंगे, है ना। तो भैया यहाँ पर लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करते रहेगा, है ना, अपना पूरा सहयोग जरूर करिएगा। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, तो सभी लोग यहाँ पर लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग सेवा है, लगभग सबका जवाब सही है। हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, ये है आपका ICICI बैंक। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए भारत में खुलने वाला ये पहला विदेशी बैंक भी आपका रहा है, 1960 में खुला था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का उत्पादन जो हुआ था वो सर्वाधिक हुआ था। चलिए, हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में हुआ था 1966 से लेके यहाँ पर देखा जाए 66-67 में हुआ था। और हरित क्रांति को भारत में प्रारंभ करने का जो सम्मान है वो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नार्मन बोरलॉग को है।
और हरित क्रांति देखा जाए भारत में कृषि लागू हुई, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहते हैं और विश्व में हरित क्रांति के लिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति का अगर चुनाव होना है तो ये प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 55 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 55 के तहत कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति इनमें से कौन थे। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहली लोकसभा के उपसभापति इनमें से कौन थे। देख सकते हैं जवाब यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरीके से आ रहे हैं और आपका जो दोस्तों आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो भैया आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। ये है आपके अनंत शयनम, है ना, अयंगर जो आपके थे अनंत शयनम अयंगर है। ये दोस्तों याद रखिएगा पहली लोकसभा के उपसभापति रह चुके हैं, मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों डिप्टी स्पीकर आप कह सकते हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों 52 से लेके आपके 57 तक। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संविधान का अनुच्छेद जो आपका दिया गया है क्या, यहाँ पर 66 याद रखिएगा, अनुच्छेद 66 ये लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद जो 66 का संबंध है वो किससे है, तो भैया अनुच्छेद जो 66 है इसका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे 66 मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति से है और उपराष्ट्रपति के चुनाव से है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगर आपसे पूछे कि भैया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के, है ना, सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित भी और आपके मनोनीत, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे आपके निर्वाचित हो। ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। यहाँ पर जवाब देना है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद जो 6 है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का जो अधिकार है, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, मतलब हर किसी को हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। कौन मिला के ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कौन है यहाँ पर जो आपकी 8वीं अनुसूची है ना, और ये राज्य भाषा का उल्लेख करता है ना, मतलब देखा जाए जितनी भी आपकी भाषाएं उनको दर्जा प्राप्त होता है इसी के माध्यम से। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर ए बन जाएगा। अगला पॉइंट आपका लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेंस ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि जो भी आपके CFL जैसे होते हैं ना, CFL हो गया या फ्लोरेंस ट्यूब हो गया, तो इनमें एक गैस होती है ना, याद रखिए उनमें जो आपकी गैस होती है, और गैस जो होती है भैया वो बड़े हानिकारक होती है। बताइए कौन सी गैस है। आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो भैया पारे की वाष्प होती है। यहाँ पर याद रखिए पारे जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। दोस्तों बताइएगा कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक जो होता है उसे कहते क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका फ्लोएम है और यहाँ पर आपका जाइलम है। कुल मिलाकर देखा जाए जो भी आपका पेड़ होता है उसमें यहाँ पर जो नीचे से अर्थात कह सकते हैं कि तनों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से क्या है पानी और खनिज तत्व यहाँ पर क्या होते जाते हैं। तो भैया फ्लोएम और जाइलम इसमें से जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर बन जाएगा, डी नंबर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम इनमें से चुनना है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम बताना है 28 नंबर में। भैया ये जो आपका होता है ये इसे कहते क्या हैं, इसे कहा जाता है ब्रेड ला मोल्ड। क्या कहते हैं, यहाँ पर पौधे का नाम है ब्रेड मोल्ड, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उत्पत्ति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है और इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है।
कह रहा है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है और इन कोशिकाओं को कहा क्या जाता है। दोस्तों इन कोशिकाओं को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, है ना। हमने बताया था थ्रोम्बो मतलब थमना, क्या थमना, आप कहेंगे रक्त थमना। तो थ्रोम्बोसाइट होता है जो रक्त के थक्के को यहाँ पर जमा देता है। तो आप समझेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान, है ना, निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान जब नर और मादा, है ना, संलित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं तो इसे युग्मजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मजन कहते हैं। इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चेमा चेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं। नाम दिया है चेमा चेरी कुन्ही रमण नायर। दोस्तों यहाँ पर 31 की अगर बात करते हैं तो ये कथकली से संबंधित है। कथकली अगर पूछे कि ये कौन से राज्य का नृत्य है, क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं? क्यों भाई, आप बता सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो कथकली है वो आपका कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली जो आपका है ये वैसे शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन है कहाँ का, ये आप लोग जवाब देना है। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोग जवाब देंगे। आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए आप कहेंगे सर ये कथकली है आपके केरल से। कहाँ से है? आपके केरल से, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मोहिनीअट्टम कहाँ से है? मोहिनीअट्टम बताइएगा जल्दी से। और भारतनाट्यम, यक्षगान, है ना, ये सभी आप बताइएगा कमेंट करके। ये जो आपके चारों आपके हैं कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए बताइएगा कि म्यांमार की जो मुद्रा है इनमें से वो आपकी कौन सी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास आ रहा है। देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है कि म्यांमार की जो मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए म्यांमार की मुद्रा यहाँ पर देखिए आ रहा है, जो कि जवाब देखा जाए क्यात आ जाएगा। क्या भाई, म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात, जो कि बिल्कुल सही है। आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर क्यात हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछे स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। क्या है? क्रोना है। रियाल जो आपके सऊदी अरब की मुद्रा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस देश को पहले सीलोन के नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामों में। आप कहेंगे सर श्रीलंका का प्राचीन नाम है सीलोन, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर श्रीलंका इसका हो जाएगा। अगर पूछे इसकी राजधानी तो आप कहेंगे इसकी राजधानी कोलंबो है। अब आपके दिमाग में आया कोलंबो के साथ साथ एक राजधानी और है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे, है ना, श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे भी यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जब बात यहाँ पर भारत की आ गई है तब आप कहेंगे भारत में मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? तो आपके 14 सितंबर मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 10 जनवरी अगर हो जाता कि 10 जनवरी तो आप विश्व हिंदी दिवस बोलते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय, इसका मतलब है सिर्फ भारत की ही बात हो रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जवाब देना है कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। चलिए भाई, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है, इसका ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग देखा जाए जवाब आ रहा है मधुशाला, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा मधुशाला। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इनको देखा जाए तो 1935 में प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के 9 सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है 36 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 36 को ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर है आपका इंडिया गेट, जो कि बहुत बार एग्जाम में मिला है। याद रखिए दिल्ली स्थित जो आपका इंडिया गेट है, ऑल इंडिया वार मेमोरियल का नाम है, और इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद सैनिक थे उनकी स्मृति में बनाया गया था। और अगर आपसे पूछे इसका डिजाइन किया था किसने, तो लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? लुटियंस के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। किसकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो आपका गोल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जो जन्म कथा है अर्थात आत्मकथा है, ये क्या है, गोल है। याद रखिए इन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। अगर क्वेश्चन पूछे कि भैया इनके समय में भारत ने हॉकी में यहाँ पर जीता था गोल्ड मेडल, कब जीता था, तो आप कहेंगे सर 1928 में जीता था। और इसके बाद देखा जाए तो 1932 में भी जीते थे, और इसके बाद 1936 में भी जीते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक इनमें से कौन से हैं।
दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि टिम बर्स-ली जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपका जो टिम बर्स-ली ऑप्शन है, टिम बर्स-ली, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पर टिम बर्स-ली आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बताना है कि जो पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली है ये किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आपकी है ऑप्शन सी, पंजाब में जानी जाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, रेशम के धागों की तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियां होती हैं और इसे बनाने की जो तरीका होता है उसे ही हम बोलते हैं फुलकारी के नाम से जानते हैं। खासतौर में देखा जाए जम्मू कश्मीर पंजाब में भी ये मशहूर है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें बाघ है, दर्शन है, मतलब बाघ वगैरह भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए रोहिंग्या शरणार्थी दिया गया है, ये शब्द आपने बहुत पहले सुना होगा, रोहिंग्या शरणार्थी। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो म्यांमार से, है ना, क्या कि सैन्य कार्यवाही हुई थी और बांग्लादेश में म्यांमार से भागने वाले हजारों रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया था। क्या? तो भैया इंसानियत, ये ऑपरेशन इंसानियत था। ऑप्शन बनेगा पहले नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे सर यॉर्कर जो शब्द आपका है यह दिया जाता है किसमें। चलिए, यॉर्कर शब्द होता है क्रिकेट में दोस्तों। यहाँ पर आंसर ए नंबर हो जाएगा कि क्रिकेट में यॉर्कर एक ऐसी गेंद होती है जो पिच पर बल्लेबाजों के पैर के पास टप्पा खाती है ना। कहाँ पर? जो बल्लेबाज होता है उसके पैर के पास अगर टप्पा खाती है तो यॉर्कर को बल्लेबाज के पैरों पर सीधा निशाना लगाकर भी फेंका जा सकता है ना। तो भैया यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित खिलाड़ी व उनसे संबंधित खेल युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है 42 नंबर में। तो चलिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है एलिन मार्टिन्स, ये आपके टेनिस है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है दिविज शरण, ये पोलो दिया गया है, जबकि दिविज शरण का संबंध है आपके टेनिस से है। किससे है? तो आपके टेनिस से है, टेनिस से है। तो भैया ये तो सम्मिलित नहीं है। अगला दिया है अर्जुन आजाद, है ना, अर्जुन आजाद, इनका संबंध क्रिकेट खेल से है, तो ये तो सही दिया है। सी मोना हालेप, हॉकी दिया गया है और ये आपके टेनिस से हैं। किससे हैं? तो आपके टेनिस से हैं। मतलब दूसरा और चौथा यहाँ पर क्या है, गलत है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, ये गलत आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे गलत पूछा गया है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है कि गालिब जो कि सानेट किसकी रचना है। यहाँ पर बताना है गालिब अर्थात जो सानेट है किसकी रचना है, आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपके त्रिलोचन की है। किसके हैं? तो ये प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं त्रिलोचन। इन्होंने मिर्जा गालिब के व्यक्तिगत जीवन पर यहाँ पर चित्रण किया है और गालिब शीर्षक यहाँ पर किया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। चलिए जवाब देना है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो सकता है। दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है, जवाब देखिए आ गया है, आप लोगों को देखते ही आ गया है। दादा भाई नौरोजी ने प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया लिखी है। दोस्तों याद रखिए दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं और ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद के बनने वाले, है ना, पहले भारतीय कौन थे, तो आपके दादा भाई नौरोजी ही थे। दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने देखा जाए तो आपके 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी आपके चुने गए हैं। और दोस्तों याद रखिए ये 3 बार, कितनी, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एक तो आप कहेंगे सर 86 में रहे हैं, 1886 में, फिर 1893 में रहे हैं, इसके बाद 1906 में भी ये आपके रहे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितनी बार है, आप कहेंगे 3 बार। ठीक है, जितने भी पॉइंट आपके आईएमपी है सब आपको मिलते हैं। देखो दिया गया आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। आप कहेंगे सर आत्मीय सभा की स्थापना जो किया वो किसने किया था। जवाब देना है, आपका आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। चलिए और यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय होना चाहिए, है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, राजा राम मोहन राय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत तो आपकी 1815 में कोलकाता में की गई थी। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम इनमें से क्या था। चलिए बताइएगा, लता मंगेशकर के पिता का नाम पूछा है। आप कहेंगे सर लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है, दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। और ये कुशल रंगमंची आपके गायक भी रह चुके हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया और दूसरा लता मंगेशकर जो आपका दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि पहला तो आप कहेंगे पहला मोदी जी को और दूसरा किसको दिया गया है, दूसरा आपको जवाब देना है। दूसरा जल्दी से बताइएगा कि दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है। ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखना है। आशा भोसले बिल्कुल सही है, आशा भोसले को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी है मंगेशकर की बहन थी, लता मंगेशकर की बहन और सिंगर हैं आशा भोसले। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। चलिए भाई जवाब देना है, खान अब्दुल गफ्फार खां, बिल्कुल सही आ गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। वे राजनेता भी थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए थे। ऑप्शन बनेगा बी नंबर ए। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। यहाँ पर दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपके कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स दोस्तों हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो समाज है, समाज में संसाधनों की पहुंच समान नहीं है। यहाँ पर आंसर डी बनेगा। और अगले क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। बताना है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये है आपका मिल्कमैन। क्या है, मिल्कमैन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है। बताना है अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है, इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आंतरिक सुरक्षा अकादमी, ये दोस्तों आपका है ऑप्शन बी, आपके माउंट आबू में है, माउंट आबू में है दोस्तों, माउंट आबू में है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि एक सुरक्षा अकादमी है। और यहाँ पर जो ऑप्शन बन गया है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपने यहाँ पर जीके जीएस में जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर हमने यहाँ पर ये क्लासें रखा है बेहतरीन तरीके की, ताकि आप लोगों की एग्जाम में बेहतर तरीके से आपकी जीके जीएस की तैयारी हो सके। आप मैथ में कमजोर भी होंगे लेकिन हम आपको मजबूत करेंगे अगर आप डेली का डेली क्लास देखते हैं, ठीक है ना। सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।